तो अब ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे वो होगी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो इसमें हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि जो करंट गेन होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो हमें गेन मिलेगा, तभी तो हम उसको एम्पलीफाई कर पाएंगे किसी भी सिग्नल को। तो इसमें हम कोई सा भी ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यूज़ करा है पीएनपी, तो मैं इसको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ूंगा। तो ये एमीटर, यहाँ पे ये बेस, ये कलेक्टर, मैंने पीएनपी लिया है, तो ये पी, ये पी, ये एन। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बना दिया, यहाँ पे बैटरी की जगह छोड़ दी, यहाँ पे इसको जोड़ दिया, यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इसके बैटरी की जगह छोड़ दी। अब यहाँ पे ये पी टाइप है, एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में, तो पी को जोड़ूंगा तो बैटरी के प्लस से जोड़ूंगा, माइनस से ये जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे ये पी टाइप है, ये रिवर्स बायस में होता है, तो और फिर बैटरी बड़ी बनानी है, तो वो बैटरी बड़ी बना दी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इस बैटरी का नाम वी बी बी दूंगा, इस रेजिस्टेंस का नाम आर बी, इस रेजिस्टेंस का नाम आर सी, और इस बैटरी का नाम वी सी सी। अब यहाँ पे हम दो कैपेसिटर्स भी लगाएंगे इनपुट में और आउटपुट में। यहाँ पे हमारा होगा इनपुट जो वेरिएबल होगा, एक एसी के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे हमारा होगा आउटपुट, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा होगा। नॉर्मली तो हम ऐसे ही शो करते हैं, दो कैपेसिटर्स लगे होंगे। कैपेसिटर्स यहाँ पे जो काम करते हैं वो करते हैं फिल्टर करने का। कैपेसिटर्स को एक्चुअली में फिल्टर करने के काम में लिया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर्स हमेशा क्या करते हैं, कैपेसिटर्स अलाउ करते हैं एसी को, और कैपेसिटर्स ब्लॉक करते हैं डीसी को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप जानते हो तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली टॉपिक यूनिट में आती है। तो जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है, जो रेजिस्टेंस होता है उसका, वो होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा होती है 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू में सी। तो अगर डीसी की बात करें तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर का वो इनफाइनाइट हो जाता है। और अगर हम बात करें एसी की, तो फ्रीक्वेंसी की कोई फाइनाइट वैल्यू होती है, तो फ्रीक्वेंसी की कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो जो रेजिस्टेंस होगा कैपेसिटर का उसकी भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, बट वो इन्फिनिटी नहीं होगी, वो इन्फिनिटी से तो बहुत छोटी होगी। तो हम सिंपल में ऐसे बोलते हैं, इसको याद कैसे रखते हैं कि जैसे कैपेसिटर है, तो अगर एसी करंट आ रहा है तो एसी करंट तो इस तरह से होता है, तो एसी करंट तो इसमें से निकल जाएगा, अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो डीसी करंट होता है, तो डीसी करंट एक स्ट्रेट करंट होता है, तो डीसी करंट इससे टकरा करके वापस लौट जाएगा। तो डीसी को इसने ब्लॉक कर दिया कैपेसिटर ने। इस तरह से हम याद भी रखते हैं। तो यहाँ पे जो ये कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं हमने, दोनों C1 और C2, ये काम फिल्टर करने का कर रहे हैं। हमारे इनपुट में से अगर कोई डीसी कंपोनेंट आया तो उसको फिल्टर कर देगा, आने ही नहीं देगा, ये केवल एसी को आने देगा। सेम ऐसे यहाँ पे डीसी के लिए होगा। फिर यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। मैं ये दो पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट कलेक्टर का है एक पॉइंट, ये एक पॉइंट एमीटर का है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को मैं बोलूंगा VCE। ये वो वोल्टेज का ड्रॉप है जो कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस हो रहा है। सिमिलरली ऐसे मैं एक पॉइंट यहाँ पे बेस का ले लूंगा, एक पॉइंट यहाँ पे एमीटर का ले लूंगा, और इनके बीच में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको मैं बोलूंगा VBE, यानी कि बेस एमीटर के अक्रॉस का ड्रॉप। यहाँ पे अब मैं इस सर्किट को कुछ नाम दे सकता हूँ, तो नाम यहाँ से शो कर सकते हैं हम, A B C, यहाँ पे पॉइंट का नाम ये D, ये E, ये F। करंट का डायरेक्शन दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिव है तो करंट यहाँ से यू निकल रहा होगा, करंट यहाँ पे यू जा रहा होगा, करंट यहाँ से बाहर ऐसे आ रहा होगा। ये करंट बेस वाला होगा तो IB। फिर ये करंट जो अंदर जा रहा है ये एमीटर है तो एमीटर करंट IE। फिर यहाँ पे ये प्लस का है तो करंट यू जा रहा होगा, ये कलेक्टर करंट होगा, यहाँ से कलेक्टर करंट बाहर आ रहा होगा।
अब यहाँ पे हमें इनपुट और आउटपुट में दो इक्वेशन लिखनी होती हैं। तो इनपुट और आउटपुट की हम दो इक्वेशंस कैसे लिखते हैं? जो इनपुट और आउटपुट की हमको इक्वेशंस लिखनी है, उनको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल तरीका। सिंपल तरीका आपने डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट याद कैसे रखना है सिंपल तरीका? ये देखो, जो यहाँ पे जो सप्लाई कर रही है बैटरी, वो ये कर रही है VBB, ये आपको सप्लाई दे रही है। तो ये जो बैटरी होगी, इसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो इसके अक्रॉस हो रहा होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा बेस और अमीटर के अक्रॉस। तो जो ये बैटरी लेकर के आई है वोल्टेज, वो वोल्टेज दो चीजों में बट रहा है, एक तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और एक बेस और एमीटर के अक्रॉस। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो आपकी बैटरी है VBB, जो आपका इनपुट है VBB, ये किसके बराबर होगी? वो वोल्टेज ड्रॉप जो RB के अक्रॉस हो रहा है। तो वोल्टेज RB का वो यही आएगा V = I × R से, साथ में जो वोल्टेज बेस और एमीटर के अक्रॉस आ रहा है। ये तो आपने सिंपली लिख दिया इसको, बट आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप एग्जाम में कैसे निकालोगे? आप इसको निकालोगे अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। आपसे गलती ना हो इसलिए आपको पता तो होना चाहिए कि क्या आंसर आएगा, बट आपको किरचॉफ लॉ से लगाना है उसको। तो किरचॉफ लॉ से लगाना है, तो मान लो मैंने यहाँ पे सेंस ले लिया चलने का क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा हूँ, और मैं A पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ क्लॉकवाइज सेंस में। तो मैंने यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाया है, और जो लूप ले रहा हूँ मैं, वो लूप होगा मेरे पास में, लूप ले रहा हूँ मैं A, फिर इस पॉइंट का नाम दे लो X, तो A X, फिर CBA, AX CBA। अब हम किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं? बीच में इक्वल टू लिखते हैं, फिर अगर हम ऐसे जा रहे होते हैं और किसी रजिस्टर में करंट भी यूं ही जा रहा होता है, तो हम इसका वोल्टेज लेते हैं प्लस का, I × R प्लस का होता है। और सेल के लिए अगर हम यूं जा रहे होते हैं और सेल का माइनस पहले होता है और प्लस बाद में होता है, तो इसका वोल्टेज भी प्लस का लिया जाता है, I × R। मतलब हम यूं जा रहे हैं और वोल्टेज माइनस से प्लस मतलब बढ़ रहा है ना, तो इसलिए प्लस का I × R लिया जाता है। और जैसे आप जा रहे हो वैसे करंट जा रहा होता है, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज I × R प्लस का लेते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम A से जाएंगे X तक। तो A से X जाएंगे तो हम तो यूं जा रहे हैं, लेकिन जो बेस करंट है वो अपोजिट जा रहा है, तो इसलिए इसका वोल्टेज आएगा माइनस का। तो यहाँ पे आएगा माइनस का IB/RB। फिर यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ हम आ रहे हैं। अब देखो ये वाला टर्मिनल ये बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है, जो X पॉइंट है वो बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है, और जो ये वाला पॉइंट है, C वाला पॉइंट, ये बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो आप यूँ देख सकते हो कि ये पॉइंट बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट बैटरी के प्लस से। तो यहाँ का वोल्टेज माइनस का है कुछ, और यहाँ का वोल्टेज प्लस का है कुछ। तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, और वोल्टेज माइनस से प्लस हो रहा है। तो माइनस से प्लस हो रहा है तो मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है। वोल्टेज जब बढ़ता है तो उसको हम प्लस का लिखते हैं, ये बताया था। तो जो ये वाला वोल्टेज होगा उसको हम प्लस का लिखेंगे, तो VBE यहाँ पे प्लस का आएगा। और फिर हम यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं, फिर यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इस बैटरी का प्लस पहले आ रहा है और माइनस बाद में आ रहा है। तो जब हम जा रहे हैं तो उसका प्लस से माइनस मतलब वोल्टेज कम, तो इसका वोल्टेज माइनस का रखेंगे, तो इस बैटरी का वोल्टेज माइनस का रखा जाएगा, माइनस का VBB। अब इसको आप रीअरेंज कर लो, तो इसको आप इस तरफ ले आओ, तो इस तरफ हो जाएगा VBB, और इसको यहाँ ले आओ तो यहाँ हो जाएगा VBE प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा IB/RB। तो इक्वेशन तो वही आई जो मैंने डायरेक्टली बताई थी, बट इसको करने का तरीका एग्जाम में जब आप करोगे तो उसको आप किरचॉफ लॉ से करोगे, तो उसको आपको ऐसे ही करना है। अब हम आउटपुट की इक्वेशन लिखेंगे। जब आउटपुट की इक्वेशन लिखनी होगी तो पहली बात तो सिंपल तरीका, फिर से वही देखेंगे हम। सिंपल तरीका क्या है? ये बैटरी है जो सप्लाई कर रही है, तो ये बैटरी जो वोल्टेज दे रही होगी, कुछ वोल्टेज इसको मिल रहा है और बाकी वोल्टेज यहाँ पे कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस आ रहा है। तो जो वोल्टेज आ रहा है वो कौन है? VCC। तो जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो मिल रहा है VCC, वो बराबर होगा एक तो RC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो वो होगा IC इंटू में RC प्लस जो वोल्टेज का ड्रॉप कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस हो रहा है। तो आनी तो इक्वेशन आपकी यही है कि जो ये बैटरी का वोल्टेज है VCC, वो बराबर होगा इसका वोल्टेज ड्रॉप, वो होगा ICRC प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप।
लेकिन आपको इसको किरचॉफ लॉ से प्रूव करना है एग्जाम में, तो आप किरचॉफ लॉ से प्रूव करोगे। तो जब आपको किरचॉफ लॉ लगाना होगा तो अब की बार भी हम लूप लेंगे तो सेम सेंस में लेंगे, क्लॉकवाइज सेंस में ले लेंगे। तो क्लॉकवाइज सेंस में हम यहाँ से शुरू कर देंगे, तो डी ई एफ सी डी, क्लॉकवाइज सेंस में हम ऐसे आ जाएंगे। तो हम लूप लेंगे यहाँ पे डी ई एफ सी डी। सबसे पहले हम चलेंगे डी से ई में, सबसे पहले हम चलेंगे डी से ई में। तो डी से ई में हम यू जा रहे हैं और करंट भी यू ही जा रहा है, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो प्लस का आएगा। तो ICRC ये प्लस का आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, हम यहाँ पे आ रहे हैं, इस बैटरी का माइनस पहले आ रहा है और प्लस बाद में आ रहा है। तो जब हम जा रहे हैं यूं और इसका माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो इस बैटरी का वोल्टेज प्लस का आएगा। यहाँ पे जो इस बैटरी का वोल्टेज आएगा वो प्लस का आएगा, VCC। फिर हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम। अब देखो इस बैटरी का प्लस यहाँ है, तो एक्चुअली में ये वाला पॉइंट कुछ पॉजिटिव है, और इसका ये माइनस यहाँ है, तो यहाँ पे कुछ माइनस का है। तो हम जब यू जा रहे हैं तो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं। तो हम जब जा रहे हैं ऐसे तो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, और अगर एक बैटरी में हम जा रहे हैं यू और प्लस से माइनस जाते हैं तो उसका वोल्टेज माइनस का आता है। तो ये जो वोल्टेज आएगा ये माइनस का आएगा, तो यहाँ पे ये वोल्टेज माइनस का आएगा, तो ये बनेगा माइनस का VEC। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो जो वैल्यू आएगी VCC की, वो वैल्यू क्या आएगी ICRC प्लस VCE या VEC। तो वही आई जो आनी थी, जो मैं बता रहा था, सेम वही आई। यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम करना है, आपने इस VCE को अलग करना है, VCE की वैल्यू वो निकालनी है आपने। तो वो क्या हो जाएगी VCC माइनस ICRC। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। यही सारी जो मेन इक्वेशन जो काम कर रही है वो ये वाली इक्वेशन होगी। इसी वोल्टेज को बाद में आप बोल दोगे आउटपुट वोल्टेज, आप अपना आउटपुट यहां से लोगे, तो इसी को आप बाद में ऐसे लिख दोगे कि V0 यानी कि V आउटपुट, ये आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। और यहां पे अगर देखा जाए तो इसको आप इनपुट वोल्टेज रख सकते हो, VBB ये इक्वल टू इनपुट वोल्टेज है, बट उससे कोई खास फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, आप रख सकते हो कि जो VBB है वो आपका इनपुट वोल्टेज है। अदरवाइज यहां से अभी तो हमने इसका सपोर्ट लिया नहीं। अब देखना होगा क्या, जो आपका इनपुट है बेसिकली वो इनपुट कुछ इस तरह से आएगा, ये प्लस माइनस के साइकिल्स में आ जाएगा इनपुट आपका, तो यूं आएगा। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में हम यहाँ पे बात करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। जब यहाँ पे प्लस आ गया तो जो एमीटर है उसको पहले भी बैटरी का प्लस मिल रहा था फॉरवर्ड बायसिंग में, और ये इनपुट ये भी प्लस दे रहा है उसको। तो इससे क्या होगा, ये जो एमीटर है इसको पहले भी प्लस मिल रहा था बैटरी से फॉरवर्ड बायस के लिए, और अब और पॉजिटिव मिल रहा है। तो जो फॉरवर्ड बायसिंग है एमीटर की वो और बढ़ेगी। तो आप बोलोगे जो फॉरवर्ड बायसिंग होगी एमीटर की वो इंक्रीज हो जाएगी। एमीटर की फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ेगी तो एमीटर का करंट बढ़ेगा, एमीटर का करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर का करंट भी बढ़ेगा, कलेक्टर का करंट बढ़ेगा तो जो वैल्यू होगी IC इंटू RC की वो वैल्यू घटेगी, वो वैल्यू भी बढ़ेगी, और वो वैल्यू भी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो आपका आउटपुट है V आउटपुट उसकी वैल्यू है वो है VCC माइनस ICRC। तो जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, जो ये वाली वैल्यू है वो वाली वैल्यू ये वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी, ये डिक्रीज होगी। और डिक्रीज किस तरह से होगी उसको थोड़ा समझते हैं हम, डिक्रीमेंट कैसे आएगा। जैसे स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं ये ऐसे लिखा हुआ था, एक टाइम था जब मान लो IC 0 था। अगर IC 0 था तो सपोज VCC था 5 वोल्ट, तो अब V आउटपुट कितना था 5 वोल्ट था। अब थोड़ा सा एमीटर करंट बढ़ा तो कलेक्टर करंट बढ़ा, तो सपोज IC हो गया 1, RC को मान लो हम 5 लेके चल लेते हैं, सपोज ये 5 ओम है। तो अब की बार V आउटपुट कितना आएगा, तो अब की बार V आउटपुट हो जाएगा, ये VCC तो 5 है माइनस 1 इंटू 5, तो कितना हो गया 0। तो जो पहली वैल्यू थी V0 की वो थी 5, दूसरी वैल्यू आई 0,
ऐसे ही अगले केस में कलेक्टर करंट और बढ़ गया, मान लो वो 2 हो गया, तो अब की बार आउटपुट क्या हो जाएगा, अब की बार आउटपुट हो जाएगा 5 - 2 × 5, तो कितना हो गया वो -5। तो पहले आपका आउटपुट था 5, फिर हुआ 0, फिर हुआ -5, फिर हो जाएगा -10, फिर हो जाएगा -15। कब तक बढ़ेगा ये, जब तक कि आपकी इनपुट की वैल्यू बढ़ेगी। जब आपकी इनपुट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, जब आपका कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो जब आप आउटपुट को ड्रॉ करोगे तो आप आउटपुट को ड्रॉ कैसे करोगे, तो जब हम आउटपुट को ड्रॉ करेंगे तो हम आउटपुट को ड्रॉ कुछ ऐसे करेंगे। सपोज ये टाइम है, ये हमारा वोल्टेज है, तो हमारा शुरू में मान लो वोल्टेज की वैल्यू थी, वो थी 5 वोल्ट, टाइम t = 0 पे। फिर कुछ टाइम हुआ, फिर हमारा वोल्टेज हो गया 0, फिर कुछ टाइम और हुआ, फिर हमारा वोल्टेज हो गया सपोज वो हो गया -5, फिर कुछ टाइम बाद -10। तो ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ यूं आएगा, ऐसे नीचे की तरफ। और फिर जब इनपुट में ये वाला पार्ट आएगा इनपुट का, यहां से यहां तक, तो फिर IC की वैल्यू कम हो जाएगी, IC की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू ऐसे मिलेगी। तो अगर आपका जो इनपुट था, अगर मैं आपके इनपुट को ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आपका इनपुट ऐसे था तो आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसे आएगा। जाहिर सी बात है, जो एम्पलीट्यूड होगा, सपोज इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड है A2, तो जो A2 होगा वो बहुत बहुत बड़ा होगा A1 से। क्यों होगा उसको आगे बता भी दूंगा, उसको प्रूव भी कर लेंगे। तो इसमें याद रखना होता है कि जो आउटपुट होता है वो 180 डिग्री फेज में आउट में होता है, यानी कि उससे वो अपोजिट होता है। आउटपुट इज पाई फेज, इसको या तो आप अहेड बोल दो या बोल दो अहेड ऑफ इनपुट। मतलब जो काम इनपुट कर रहा है पाई पे 180 डिग्रीज पे, वही काम आपका आउटपुट 0 पे कर रहा है, तो ये अपोजिट आता है। तो जब हम इसको सिंपल ड्रॉ करते हैं तो सिंपल में हम ड्रॉ कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि इनपुट हमारा ये रहा, ये हमारा इनपुट है, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा आउटपुट कैसे आएगा, हमारा आउटपुट ऐसे आएगा। सिंपल में हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आप चाहे वोल्टेज चाहे करंट कुछ भी शो कर दो, सेम चीज इनपुट के लिए। इस तरह से उसको बनाया जाता है। फिर इसमें हम एक चीज देख सकते हैं ये काम और कैसे करता है। अच्छा, इसमें दूसरा पार्ट हो जाएगा कि जब इसमें जो इनपुट है, जब इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी, जब ये वाली हाफ साइकिल चलेगी तो क्या होगा, जब ये वाली हाफ साइकिल चलेगी सेकंड वाली, तो सेकंड वाली जब हाफ साइकिल चलेगी तो क्या होगा, पहले मान लो यहाँ पे प्लस आ रहा था, तो अब की बार यहाँ पे माइनस आएगा, अब की बार यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो पहले तो अमीटर को फॉरवर्ड बायस मिल रहा था, और अब की बार जब ये माइनस मिलेगा तो अमीटर की जो फॉरवर्ड बायसिंग है वो कम हो जाएगी। अमीटर हमारे पास में P टाइप का है, तो उसको पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो ये वाली बैटरी, ये खुद बैटरी तो पॉजिटिव दे रही थी उसको, लेकिन ये वाली बैटरी अब ये इसको माइनस का दे रही है, मतलब अपोजिट दे रही है। और वैसे भी ये दोनों बैटरीज वेरिएबल होती हैं एम्पलीफायर वाले केस में, तो ये माइनस देगी तो अमीटर का फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आप बोलोगे इनपुट की नेगेटिव साइकिल के लिए फॉर सेकंड, या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल किसकी, इनपुट की, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उस केस में आप बोलोगे कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होगी एमीटर की वो कम हो जाएगी। फॉरवर्ड बायसिंग एमीटर की कम होगी तो एमीटर करंट कम होने लग जाएगा, कलेक्टर करंट कम होगा तो IC × RC इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू जब कम होने लग जाएगी तो जो हमारा V आउटपुट है, यानी कि VCC - IC RC, जब इस चीज की वैल्यू कम होने लग जाएगी तो इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, तो ये वाली वैल्यू ग्रो करने लग जाएगी, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो ग्रो करेगा, विल स्टार्ट ग्रोइंग। जब वो ग्रो करेगा तो फिर से एग्जांपल लेकर के देख सकते हो आप वो कैसे ग्रो करेगा। तो वो यहाँ पे ग्रो करेगा इस तरह से, ऐसे स्टार्टिंग में जैसे उसकी वैल्यू मान लो यहाँ पे 5 थी, फिर उसके 5, 10, 15, 20, ऐसे वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। इसमें एक चीज हम और देख सकते हैं, अगर हम करंट गेन को डिफाइन करें, सपोज
अगर हम करंट गेन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, आप पावर गेन को भी डिफाइन कर सकते हो किसी भी चीज को, लेकिन मान लो मैं करंट गेन को डिफाइन कर रहा हूँ, तो करंट गेन को सिंपल भाषा में तो हम क्या लिखते हैं कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट। ये कॉमन एमीटर है, इसीलिए आउटपुट है कलेक्टर और इनपुट है हमारे पास में बेस। लेकिन जब ढंग से फॉर्मूला लिखा जाता है तो यहाँ पे एक्चुअली में उनका चेंज होता है, चेंज ऑफ आई सी बटे में चेंज ऑफ आई बी। ये डायनामिक वैल्यूज होती हैं क्योंकि लगातार चेंज हो रहा होता है। अब इसमें अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पता हो, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स मतलब जो इनपुट आउटपुट के कर्व्स होते हैं, इनपुट आउटपुट कर्व्स ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर में, तो उस केस में आप देखोगे जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पे आपका कलेक्टर करंट है, यहाँ पे आपका कलेक्टर और एमीटर वाली बैटरी है, और यहाँ पे मान लो आपने कोई वैल्यू फिक्स कर दी बेस करंट की। सपोज आपने बेस करंट की वैल्यू ले ली 1 माइक्रो एम्पियर। लेट्स से कि आपका बेस करंट 1 माइक्रो एम्पियर है, तो जो आपका कलेक्टर करंट होगा वो एक वैल्यू पे आकर के सैचुरेट हो जाएगा। सपोज ये वैल्यू कितनी है, तो इसको आप मान लो कि सपोज ये वैल्यू है 2 मिली एम्पियर्स। अब आपने अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट में बेस करंट को रखा था 1 माइक्रो एम्पियर, आपने अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट करा, दोबारा करा, और अब की बार आपने बेस करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया, सपोज आपने कर दिया 2 माइक्रो एम्पियर, तो अब की बार ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर अब की बार आपने बेस करंट को सपोज कर दिया 2 माइक्रो एम्पियर, तो अब की बार आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब की बार सैचुरेशन वैल्यू जो कलेक्टर करंट की आएगी वो मिली एम्पियर में सपोज हो गई 4 मिली एम्पियर। तो आप देख सकते हो जो करंट गेन होगा अल्फा, वो क्या होगा, चेंज ऑफ कलेक्टर करंट बटे में चेंज ऑफ बेस करंट। तो कलेक्टर करंट का चेंज कितना हुआ, बाद वाला कलेक्टर करंट है 4 मिली एम्पियर माइनस पहले वाला कलेक्टर करंट है 2 मिली एम्पियर, और बेस करंट के लिए पहले वाला बेस, बाद वाला बेस करंट है 2 माइक्रो एम्पियर और पहले वाला है 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 2 मिली एम्पियर, उसको मैंने एम्पियर में लिख दिया, नीचे आ गया 1 माइक्रो एम्पियर, उसको मैंने माइक्रो के फॉर्म में लिख दिया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2000 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं जो करंट है आउटपुट करंट वो कितने गुना बढ़ गया, वो 2000 टाइम्स बढ़ गया। तो आउटपुट करंट 2000 टाइम्स बढ़ गया, तो आपका सिग्नल एम्पलीफायर हो गया। सो आउटपुट इज एम्पलीफाइड। अब ये तो मैंने यहाँ पे करंट की बात करी है। अगर सपोज मैं पावर की बात करता, तो अगर पावर गेन की बात होती, तो पावर तो क्या होती है आई स्क्वेयर आर, तो यहाँ पे आता डेल्टा आई स्क्वेयर आर सी बटे में डेल्टा आई बी स्क्वेयर और आर बी। अब यहाँ तो इसका स्क्वेयर आ जाता, तो जो वैल्यू आई थी इसकी, वो वैल्यू आई थी 2000, तो 2000 का स्क्वेयर हो जाता, इनटू में आता आर सी बाय आर बी। लेकिन ये वैल्यू का स्क्वायर, तो आप सोच सकते हो कितने गुना पावर हो जाती है, तो पावर भी कई गुना इंक्रीज हो जाती है इन आउटपुट, और इसीलिए ट्रांजिस्टर काम कर पाता है एज एम्पलीफायर का, यानी कि ये एम्पलीट्यूड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा एम्पलीफायर का सर्किट पूरा हो जाता है।